हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट के लिए मैं जो आप लोगों की टीचिंग की क्लासेस करवा रहा हूँ, ये टीचिंग की क्लासेस देखिए अभी तक हम लोगों ने 17 क्लासेस कर ली है। आज की 18वीं क्लास में मैं आप लोगों को सोशल साइंस टीचिंग के बाद की अगली की जो क्लास है हिंदी शिक्षण, उसको कराऊंगा। मैंने आप लोगों को देखिए ये क्लासेस कुछ दिन पहले ही करानी शुरू की है, जिसमें हम लोगों ने टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा और फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार की स्किल्स के बारे में पढ़ा। फिर स्किल्स से रिलेटेड जो लेसन प्लान वगैरह है वो कैसे बनते हैं उसको देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि सोशल साइंस टीचिंग क्या होती है, सोशल साइंस टीचिंग को कैसे किया जाता है। सोशल साइंस टीचिंग में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र शिक्षण क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग को भाषा शिक्षण यानी हिंदी शिक्षण को देखना है। ये सारी क्लासेस देखिए बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट बीएड और डीएलएड कर रहे हैं उनका मकसद है कि वो अपने आप को एक अच्छे शिक्षक के रूप में बनाएं। तो आपको अगर एक अच्छा शिक्षक बनना है तो आपको टीचिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और टीचिंग्स के जितने भी आपको टूल्स वगैरह हैं, जितने भी मेथड्स वगैरह हैं, जितने भी प्रिंसिपल है वो अच्छे तरीके से आएंगे, तभी आप अपने क्लास में बच्चों को अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। इसके लिए देखिए आप लोगों को आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप कराई जाती है, और ज़्यादातर मेनली देखिए हर कॉलेज हर स्कूल में 40 दिनों की आपकी इंटर्नशिप होती है। तो वहाँ पर आपको टीचिंग से संबंधित सारी चीज़ें कराई जाती हैं, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है, और आपको स्कूल में ले जाकर बच्चों को पढ़वाया भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे तरीके से करेंगे तभी आप अच्छे शिक्षक बन पाएंगे, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को इन क्लासेस के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए, ध्यानपूर्वक इसका नोट्स बना लीजिए, और अपने जो दोस्तों को बताइए जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको आप ये वीडियो देखने के बाद शेयर करिए। आपको भी अगर ये क्लासेस अच्छे लगे, आपको उपयोगी लगे, तो आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए। पेपर में क्वेश्चन के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, तो आप लोग अगर इन क्लासेस को कर लेंगे तो उन परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। ये आज की क्लास देखिए टीचिंग की 18वीं क्लास है, और इसमें हम लोग को भाषा शिक्षण के बारे में अध्ययन करना है, यानी भाषा शिक्षण कैसे किया जाता है, भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन से विधियाँ उपयोग की जाती हैं, कौन कौन से टीएलएम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग टीचिंग यानी शिक्षण या अध्यापन का जो है अध्ययन कर रहे हैं, यानी मेरे द्वारा आप लोगों को टीचिंग की क्लासेस कराई जा रही है। आज की हमारी इस टीचिंग की क्लास का जो टॉपिक है वो भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज टीचिंग है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए भाषा शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो देखिए भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, ताकि वे अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें और दूसरे के विचारों को समझ सकें। इसका मतलब कि भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा टीचिंग प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट को अच्छे तरीके से सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखना का गुण जो है वो सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें और दूसरे के विचारों को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसको देखिए सरल रूप में कैसे कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में भाषा के चारों कौशलों श्रवण, वाचन, पठन और लेखन का विकास है। यानी इसके माध्यम से विद्यार्थियों में जो भाषा का 4 कौशल होता है, जिसको हम लोग श्रवण, वाचन, पठन और लेखन के नाम से जानते हैं, यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, इसको अच्छे तरीके से उनको सिखाया जाता है और उसका विकास किया जाता है। देख, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को भाषा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने तथा अभिव्यक्त करने योग्य बनाना ही क्या कहलाता है, भाषा शिक्षण। ठीक है, अब देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो देखिए किसी भी विषय का जो है टीचिंग का मेनली 3 उद्देश्य होता है। कहीं कहीं देखिए 4 उद्देश्यों के भी रूप में देखा जाता है, जैसे अंतिम वाला जो उद्देश्य होता है मूल्यात्मक उद्देश्य, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और जो है कौशलात्मक या मनोगत्यात्मक उद्देश्य होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए इसका क्या महत्व होता है कि इसमें भाषा के शब्द, व्याकरण और नियमों का ज्ञान देना, यानी छात्रों को भाषा के जो शब्द हैं, जो व्याकरण है, जो नियम है, उसकी अच्छी तरीके से
जानकारी प्रदान करना, उसको ज्ञान प्रदान करना, उनको सही रूप में किसी भी भाषा का उच्चारण सिखाना। इसके बाद में देखिए कौशलात्मक उद्देश्य में क्या आता है कि उनके अंदर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, लिखने की क्षमता विकसित करना, बोलने और सुनने का कौशल विकसित करना, ये आता है कौशलात्मक उद्देश्य में। इसके बाद फिर देखिए भावात्मक उद्देश्य में क्या आता है कि साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो इस तरीके से ये जो है इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब देखिए भाषा शिक्षण का प्रमुख घटक क्या क्या होता है, मेन कंपोनेंट। तो भाषा शिक्षण के देखिए 4 मुख्य कौशल होते हैं, जिसमें पहला है देखिए श्रवण कौशल जिसको लिसनिंग स्किल कहा जाता है, दूसरा है वाचन कौशल जिसको स्पीकिंग स्किल कहा जाता है, तीसरा है पठन कौशल जिसको रीडिंग स्किल कहा जाता है, और चौथा है लेखन कौशल जिसको राइटिंग स्किल कहा जाता है। ठीक है, तो इन चारों का संतुलित विकास भाषा शिक्षण कहलाता है, और भाषा शिक्षण का जो मेन लक्ष्य होता है इन्हीं का जो है विकास करना होता है। भाषा शिक्षण का देखिए सिद्धांत होता है, जैसे हर विषय को पढ़ाने का सिद्धांत होता है, तो उसी प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग भी होती है, जिसमें देखिए इसका पहला प्रिंसिपल क्या होता है, सरल से कठिन सिद्धांत। इसका मतलब कि पहले आसान शब्दों को फिर कठिन शब्दों को बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका ज्ञान कराया जाता है। जैसे पहले राम और घर को अलग अलग सिखाया गया, बताया गया, फिर इन्हीं के माध्यम से वाक्य बनाना सिखाया जाता है, और फिर वाक्य बनाना जब सीख जाते हैं तो उनको उसका पैराग्राफ बनाना सिखाया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए दूसरा सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात। इसका मतलब कि छात्र जो चीजें जानते हैं, जो उनको पता है, उसके माध्यम से जिन चीजों को वो नहीं जानते हैं उसको बताना, उसको सिखाना। देखिए जो छात्र जानते हैं उससे नई जानकारी देना, जैसे पहले फल शब्द फिर उसके बाद आम और सेब, यानी छात्रों को पहले फल शब्द की जानकारी प्रदान करना और फिर उसके माध्यम से उनको विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में जानकारी देना। अगला सिद्धांत देखिए क्या है, मूर्त से अमूर्त सिद्धांत। इसका मतलब कि पहले मूर्त रूप में चीज़ों को दिखाना, चित्र के रूप में, मॉडल के रूप में, फिगर के रूप में, और फिर उसके बाद उनको अमूर्त चीज़ों को दिखाना। तो ये क्या कहलाता है, मूर्त से अमूर्त। यानी देखिए पहले चित्र या वस्तु और फिर उसके बाद शब्द। जैसे आप छोटे बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, तो आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हो, जैसे मान लीजिए आप वर्णमाला पढ़ा रहे हो, तो वर्णमाला को चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से आप उसको दिखा के पढ़ा। इसलिए देखिए छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें अक्षरों को बड़े बड़े रूप में छापा गया रहता है और उसको कलर, विभिन्न प्रकार के कलर के माध्यम से दिया गया रहता है, जिससे क्या हो कि उस चीज़ की इमेज बच्चों के दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए, और फिर उसको वो बाद में जब कभी भी पढ़ेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ दिखाया गया ना कि पहले चित्र और वस्तु दिखाना, फिर उसके बाद उस शब्द को पढ़ने के लिए कहना। जैसे देखिए सेब दिखाकर सेब शब्द सिखाना, यानी बच्चों को पहले जैसे मान लीजिए सेब का मॉडल दिखाया गया या चित्र, या हो सकता है सेब ही दिखाया गया, तो उनको जब इस चीज़ को दिखा देंगे फिर उसके बाद उसको शब्द के रूप में लिखेंगे कि बच्चों ये क्या है, इसको सेब कहा जाता है। तो जब आप ऐसे सेब लिखेंगे तो बच्चा क्या होगा, उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगला जो सिद्धांत है क्रियात्मक सिद्धांत, यानी छात्रों को सक्रिय रखना। इसका मतलब होता है कि छात्रों को कहानी पढ़वाना और प्रश्न पूछना। इसमें क्या होता है कि जब टीचर बच्चों को खुद इन्वॉल्व करते हैं, यानी किताबों को बच्चों से पढ़वाते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसको बताते हैं, मदद करते हैं, और फिर पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। इसका मतलब कि बच्चों से खुद क्रिया करवाते हैं, उनको एक्टिव रखते हैं, तो जिससे क्या होता है कि क्लास में बच्चे जुड़े रहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है और उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये थे इसके सिद्धांत। अब देखिए भाषा शिक्षण की विधियाँ भी होती हैं, तो वो विधियाँ देखिए क्या क्या है, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो सबसे पहली विधि देखिए होती है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के नियमों को याद कराया जाता है और बच्चों से अनुवाद करना सिखाया जाता है। जैसे देखिए इंग्लिश टीचिंग, अगर कोई स्टूडेंट जो है बच्चों को बता रहा है, कोई टीचर स्टूडेंट, जैसे वो देखिए इस राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, इस तरीके से कहने का मतलब हो गया कि उनको वाक्य बनाना अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, कैसे अनुवाद किया जाता है ये सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्याकरण अनुवाद विधि। इसके बाद देखिए दूसरी विधि जो होती है डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि होती है। इसमें क्या होता है कि बिना अनुवाद के सिखाया जाता है, चित्र और वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सेब दिखाकर बोलना कि यह सेब है। इसके बाद फिर देखिए जो अगली विधि इसमें प्रयोग की जाती है कहानी विधि, स्टोरी मेथड। कहानी के माध्यम से बच्चों को भाषा
सिखाया जाता है। जैसे पंचतंत्र की कहानी से शब्द और वाक्य सिखाना, यानी पंचतंत्र नामक कहानी को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना और फिर उस कहानी में जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जितने भी कठिन शब्द हैं, उसका बच्चों को शब्दार्थ बताना और उनकी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखवाना। ठीक। इसके बाद फिर देखिए चर्चा विधि है, डिस्कशन विधि है। इसमें क्या होगा कि किसी टॉपिक पर बच्चों से डिस्कशन करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है टीचर के साथ जुड़े रहेंगे और उनको उस जिस टॉपिक पर डिस्कशन होगा अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इससे जो है उनके मन में जो कुछ भी शंका रहेगी, जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा और उसके माध्यम से और भी बच्चों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे देखिए उदाहरण के लिए मेरा विद्यालय नामक टॉपिक पर चर्चा की जाए, यानी अपने विद्यालय के बारे में सभी स्टूडेंट से डिस्कशन करेंगे तो सभी स्टूडेंट के उस विद्यालय के बारे में जो कुछ भी धारणाएं रहेंगी वो लोग उसको क्लास में व्यक्त करेंगे और फिर अपने विद्यालय के बारे में अच्छे तरीके से वो जान जाएंगे। अगर जो चीज़ें वो लोग नहीं जानते हैं तो वो सारी चीज़ें टीचर के द्वारा उनको बताई जाएंगी। ठीक। अब देखिए भाषा शिक्षण में एक टीचर का क्या रोल होता है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहला रोल होता है कि सही से उच्चारण कराना, यानी टीचर को सही से उच्चारण करना होगा और बच्चों को भी सही से उच्चारण करवाना होगा। दूसरा है छात्रों को बोलने के अवसर देना, यानी हर चीज़ टीचर ही खुद न करे बल्कि बच्चों को भी करने का, बोलने का अवसर प्रदान करे। तीसरा है रुचिकर गतिविधियां करवाना, यानी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाना बच्चों से, जिससे क्या हो कि क्लास मनोरंजक हो और बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनको बोरियस ना फीलिंग हो क्लास में बैठने पर। इसके बाद बच्चों से शुद्ध लेखन लिखवाना या शुद्ध लेखन सिखवाना, उनको जो है होमवर्क देना, उनको आलेख सुलेख लिखने के लिए देना, जिससे क्या हो कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए और किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से वो लिखना जान जाए। इसके बाद उनके मन में साहित्य के प्रति रुचि जगाना, यानी साहित्य विषय पढ़ने के प्रति, साहित्य विषय को जो है अच्छे तरीके से सीखने के प्रति, लिखने, बोलने, इन सारी चीज़ों को उनके अंदर रुचि जागृत करना। अब देखिए भाषा शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है। तो भाषा शिक्षण में देखिए चित्र का प्रयोग किया जा सकता है, कहानी की पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के चार्ट प्रयोग किए जाते हैं। चार्ट का प्रयोग ज़्यादातर देखिए व्याकरण को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों को व्याकरण अच्छे तरीके से समझाना आसान हो जाता है। इसके बाद फिर देखिए ब्लैक बोर्ड, मैंने आप लोग को बताया था कि ब्लैक बोर्ड ऑलरेडी टीचिंग का पार्ट होता है, तो ब्लैक बोर्ड को TLM के रूप में नहीं भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर देखिए विभिन्न प्रकार के ऑडियो वीडियो या फिर जो कहा जाए कि PPT फाइल्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, उनके माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अब देखिए भाषा शिक्षण का एक उदाहरण देख लेते हैं, क्लासरूम एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को छोटी क्लास में आपको पढ़ाना है, क्लास 1 में, तो क्लास में 1 में जैसे देखिए बच्चों को आम शब्द सिखाना है, तो आम शब्द सिखाने के लिए टीचर क्या करेगा, पहले बच्चों को आम दिखाएगा, फिर क्या बोलेगा यह आम है, बच्चे क्या करेंगे उसको दोहराएंगे, फिर शिक्षक क्या करेगा ब्लैक बोर्ड पर जो है शब्दों के रूप में आम लिखेगा और छात्रों से वाक्य बनवाएगा। ठीक है, तो आम मीठा है, इस तरीके का वाक्य बनवाया गया। तो इस प्रकार देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों कौशल जो है बच्चों को सिखाए गए और इससे उनके अंदर इनका विकास होगा। ठीक है, अब देखिए भाषा शिक्षण का महत्व क्या है। तो भाषा शिक्षण का महत्व क्या है कि यह संचार का माध्यम होती है भाषा, इसलिए इसका अच्छे तरीके से सीखना बहुत जरूरी होता है। ज्ञान प्राप्ति का साधन होती है, अगर आपको किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें भाषा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अच्छे तरीके से भाषा नहीं आती है तो आपको ज्ञान प्राप्त करने में समस्या। आप जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को किताब ही सही से पढ़ने से ना आए तो उस किताब में क्या दिया गया है वो उसको जान ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार से देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अंग्रेजी सही से नहीं आती है, तो अंग्रेजी की किताबों में बहुत कुछ दिया रहे उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, इसके माध्यम से आप दूसरे जो है ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इससे देखिए व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी किसी भी व्यक्ति की अगर भाषा सही है, उसको सही ढंग से बोलने आता है, लिखना पढ़ना आता है, तो उसका व्यक्तित्व भी बहुत बेहतर होता है। इससे देखिए सामाजिक विकास भी होता है, किसी भी व्यक्ति के बोलने जो है, सुनने, व्यवहार करने, ये सब चीज़ों को भाषा बहुत बेहतर बनाती है और इससे सांस्कृतिक विकास भी होता है। तो इस तरीके से भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण है। अब देखिए अभी अब तक हम लोगों ने जो भाषा शिक्षण के बारे में अध्ययन किया, पढ़ा, तो इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि भाषा शिक्षण जो है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण साधन, यानी किसी भी विद्यार्थी का अगर संपूर्ण रूप से विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो उसको भाषा अच्छे तरीके से आनी चाहिए।
यानी आप अगर एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको भी भाषा अच्छे तरीके से पढ़ाने, बोलने, लिखने आनी चाहिए। तभी आप अपने क्लास के बच्चों को उस चीज़ को अच्छे तरीके से बता पाएँगे। ठीक है? तो इसके माध्यम से देखिए छात्र क्या होते हैं कि अपनी भावनाओं, विचारों और ज्ञान को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। तो इसीलिए भाषा शिक्षण को अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है? तो आज की क्लास में देखिए हमारा जो टॉपिक था भाषा शिक्षण का, हम लोगों ने उसको अध्ययन किया और मैंने आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से बताने का और समझाने का भी प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है? इसके बावजूद भी देखिए आप लोग को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपके जो कुछ भी डाउट रहेंगे उसको मैं वो क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है? और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिए और फिर जो है पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है? तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।